अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 फरवरी और दिन है हफ्ते का। अहम खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 नशिस्तें इंतखाबात में जीती और 8 फरवरी को धांधली हुई और जाली फॉर्म 47 बनाए गए और ये चुनतखब हुकूमत लाई गई। ये सारे का सारा जो मामला है ये अमेरिका में भी अब खुल चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म 47 जो हैं वो ट्रंप तक पहुंच चुके हैं और इस मामले पर तहकीकात का भी बाकायदा तौर पर जो आगाज़ है वो अमेरिका की जानिब से कर दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने ये पैगाम पहुंचा दिया है हुकूमत को कि आपका जो तख्त है वो बहुत जल्द उलट दिया जाएगा। ये क्या मामला है, हुकूमत क्यों परेशान है, ख़ास तौर पर जो ताकतवर हलके हैं, जो आलमी दबाव उन पर आ रहा है, इस पर भी वो अच्छे खासे परेशान हैं, नींदें उड़ी हुई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आगे चल के जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब का ये कहना है, और ये जज साहब उन 5 जजों में शामिल हैं जिन्होंने जो सीनियरिटी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस जो इंपोर्ट किए गए, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है वो किया था। इन जज साहब का ये कहना है कि हमें उम्मीद नहीं है कि हमारी दरख्वास्त पर हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। तो ये उन जज साहब की हालत है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ताकतवर कुर्सी के ऊपर बैठकर लोगों को इंसाफ देने के लिए उनको तैनात किया गया है, लेकिन उनको खुद ही इस सिस्टम पर एतमाद नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। इस पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लाहौर हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस थे, इसमें जो सदर हैं और सेक्रेटरी हैं, यहाँ तक कि जो पूरा पैनल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता जो ग्रुप था वो जीत गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो एक बड़ी बार है और इस बार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नुमाइंदे का सदर मुंतखब होना, सेक्रेटरी मुंतखब होना, यहाँ तक कि पूरा जो पैनल था, इस पैनल ने क्लीन स्वीप की है। ये अहम पैगाम है कि वकला बरादरी जो है वो भी अब खड़ी हो गई है और वकला बरादरी का एक अहम जो ग्रुप है, इस ग्रुप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो लोग हैं वो फ्रंट पर आ गए हैं। क्योंकि इससे पहले वकला जो बार्स हैं कुछ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़रा कुछ ओहदों पर हैं, सदर सेक्रेटरी वगैरह जो है वो किसी और के पास होते हैं, यानी कि मुखालिफ ग्रुप के पास है, तो वहाँ से कोई आप कहें कि ज़ोरदार आवाज़ नहीं उठ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसमें जी पंचोता साहब जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने खामोशी से बड़ी इसके ऊपर जो वर्किंग है वो की है और उसके बाद ये जो इलेक्शंस हैं ये उनके हक में आए हैं, उनका नुमाइंदा जीता है। तो अब एक तवाना और एक संजीदा और एक ज़ोरदार जो आवाज़ है वकला की तरफ से आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो उठाई जाएगी, ख़ास तौर पर इंतखाबात से मुतल्लिक। दूसरा मामला जी आपके साथ जो शेयर करना है, रियान ग्रिम साहब है। ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट जो है वो भी दिखाता चलूँ और ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ जी। रियान ग्रिम साहब ने क्या दावा किया, ये अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं और बड़े पॉपुलर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कहते हैं कि यूएस एड, अच्छा यूएस एड वो है जिसमें अमेरिका ने जी रोक दी है सबकी यूएस एड और तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है कि ये जो पैसे थे ये कहाँ कहाँ पर गए और किस किस जगह पर किस मकसद के लिए ये जो है वो खर्च किए गए। और ट्रंप ने आज जो है वो कोई जो उनके चीफ स्टाफ हैं और कुछ जर्नल हैं उनको हटा भी दिया अपने ओहदों से। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसने जर्नलों को हटाना शुरू कर दिया और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और ये यूएस एड की मद में जो पैसे दिए गए इनकी भी तहकीकात शुरू हो गई हैं, इनके ऊपर भी जो एक्शन है वो होगा। अब पहले ये दावा सुने फिर मैं इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 के साथ जोड़ता हूँ जी। यूएस एड ने पाकिस्तान के इलेक्टोरल इलेक्शन की माली मुआवनत की, यानी कि जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, इसमें यूएस एड ने भी जो है वो पैसे दिए और कि आप जो साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं वो करवाएं। जिसने गुज़श्ता फरवरी के इंतखाबात में खुल्लम खुला धांधली की और उसके बाद क्या हुआ कि उन इंतखाबात में खुल्लम खुला जो धांधली है 8 फरवरी के वो हुई। ये कौन कह रहे हैं? रियान ग्रिम कह रहे हैं। अब पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो इन इंतखाबात पर तनकीद कर रहे हैं, जो 8 फरवरी पर तनकीद कर रहे हैं इंतखाबात पर, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्म 47 का मामला किस तरह से है? ये जो पैसे दिए गए इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पैसे दिए हैं तो उन्होंने ऑडिट भी करना है ना कि वाकई उनके पैसे जो हैं वो सही यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए। और फिर इसमें एक ये चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि उस वक्त ही बाइडन इंतज़ामिया, तो पैसे अगर मिले और यहाँ पर कुछ घपला हुआ तो
ایک سپورٹ تھی. لیکن اب جو تحقیقات کا یا آڈٹ کا آغاز ہو گیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں اور فارم 47 پھر جس طرح سے 8 فروری کے انتخابات ہوئے, یہ سارا جو مدعا ہے یہ تحقیقات میں آ گیا ہے. اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آلریڈی فارم 47, فارم 45, انتخابات, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی, یہ تمام جو مدعا ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور پریزنٹیشنز بھی وہاں تک دے چکے ہیں. اور یہ جو تحقیقات کا آغاز ہوئی ہیں, اصلی فارم 47 جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں. اور یہ جو جرنیلوں کے خلاف ٹرمپ نے کارروائی کی ہے, جو اگلا سٹیپ ہے وہ رجیم, اور یہ وہ رجیم چینج والے جرنیل ہیں, تو رجیم چینج والوں کے اگینسٹ بھی یہ بڑی جو کاروائیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اور یہ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو دائرہ ہے وہ مزید بھی پھیلے گا. اسی لیے ادھر ادھر کے کچھ جو دورے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ٹرمپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کہ یار وہ سپورٹ ہمیں سٹل حاصل رہے, لیکن اس کے باوجود اس میں جو ناکامی ہے وہ ہوئی ہے. تو کسی طرح کی بھی کوئی جو سپورٹ ہے وہ نہیں مل رہی. اور اس خبر کے بعد یا یہ ریان گرین صاحب کا جو دعویٰ ہے اس کے بعد بڑی اس وقت نیندیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں. اور جو ہے وہ رد عمل اس کے اوپر کیا دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے. یہ جی سرور باری صاحب ہیں, یہ پاکستان میں پتن کے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے پتن کی جو رپورٹس تھی, ظاہر سی بات ہے پتن کی جب رپورٹس جاتی ہیں وہ بھی امریکی اداروں ساری ان کے پاس بھی ہوتی ہیں, تو ان رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ بڑا دیکھا جاتا ہے, ان رپورٹس کو ان کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو کچھ ہوا یو ایس ایڈ اور تحقیقات, اس کے بعد یہ جو سرور باری صاحب ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا. یہ کیا کہتے ہیں ان کا بھی ذرا بیان سنیے. 2024 کے الیکشن میں ہیرا پھیری دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کے استعمال کی پتن رپورٹ کے بعد سرور باری ریاست کے نشانے پر اسلام آباد پولیس نے میرے گھر پر 2 بار چھاپے مارے اور آج گھر کو سیل کرنے جا رہی ہے. ابھی اطلاعات ہیں جی کہ کر دیا گیا, اور ان کی مسز تھیں اور ان کی کوئی 80 ایئرز ان کی خالہ تھیں, ان کو رات گئے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا. اور کہا گیا جی کہ گھر اور جو ان کا آفس ہے وہ اوپر نیچے ایک ہی جگہ پر تھا, تو الاؤ نہیں ہے اس طرح سے, اس لیے ہم اس کو سیل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کافی عرصے سے اس طرح سے ہے, اور اسلام آباد کے اندر کئی گھر ایسے ہیں جن کو رینٹ پہ لیا گیا اور وہاں پر آفس اوپن کیے گئے ہیں. تو خیر اسے جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. تو ایک طرف عالمی سطح پر کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف غصہ کیا ہے جی کہ یہ پتن کی رپورٹ آ رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے پتن کی رپورٹ اصلی فارم 47 جب پہنچ گئی ہیں تو یہ ریئیکشن اور رد عمل آ رہا ہے نا. تو یہ چیز کا غصہ, اور یہاں پر جو کاروائیاں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں. اور ریان گریم صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ جو تنقید کر رہا ہے اس کے خلاف بھی کاروائیاں کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو پوری جو پتن رپورٹ ہے وہ دی ہے. تو یہ جی ایک اور بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر اچھی خبر ہوگی کہ فارم 47 کا جو مدعا ہے وہ بھی ان کا عالمی میڈیا, عالمی سطح کے اوپر اٹھ رہا ہے. اس سے پہلے تو انسانی حقوق کی جو وائلیشن سے متعلق چیزیں تھیں ان پر آواز اٹھ رہی تھی, عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق آواز اٹھ رہی تھی, لیکن اب یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کھل گیا ہے. جو ولسن جو ہے انہوں نے بھی اسی دوران ایک اور ٹویٹ کر دیا ہے, اور اس پہ جی انہوں نے ری اسٹور ڈیموکریسی, پاکستان میں ڈیموکریسی ری اسٹور کرنے کی جو ٹویٹ ہے وہ کر دی ہے. عمران خان کی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, مسلسل اور رابطے بھی کر رہے ہیں, ٹرمپ انتظامیہ لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں, اور ری اسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان کا مطلب بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا ہی جو مطالبہ ہے وہ جو ولسن کی جانب سے کیا جا رہا ہے. زلمے خلیل زاد ایک بڑا دعویٰ جو ولسن کے حوالے سے کر چکے ہیں کہ پاکستانی جو طاقتور حلقے ہیں وہ جو ولسن کو لائٹ نہ لیں, انہیں بہت سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ جی کچھ عالمی سطح کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ یہ ہو رہی ہیں, اور ان کا جو سارا پریشر ہے وہ اس وقت طاقتور حلقوں کے اوپر پڑا ہوا ہے. نیندیں اڑی ہوئی ہیں, پریشانی کا عالم یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں تو کریں کیا. اسی دوران جی اندر سے بھی جو کچھ نمائندے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, آپ کہہ لیں نمائندے نہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بندے آپ کہہ لیں, اب وزیر خزانہ ہے جی محمد اورنگزیب صاحب. ظاہر سی بات ہے یہ جو منتخب حکومت ہے اس کے تو نہیں ہے, اور یہ اسی طرح سے آئے اور یہی خیال کیا جاتا ہے جی کہ پھر یہ کسی کی حمایت سے ہی آئے ہیں تو پھر انہی کے بندے ہوئے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ خیرات سے حکومت نہیں چل سکتی, میں اس بارے میں بہت کلیئر ہوں. تو یہ جی کلیئر میسیج دے دیا گیا منتخب حکومت کو کہ آپ کا جو تخت ہے وہ الٹنے جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ حکومت چلا رہے ہیں, کس طرح سے حکومت چلا رہے تھے, بیرونی قرضے پہ قرضے لیے یعنی خیرات لی, اور یہاں پر آ کر جی پل اور سڑکیں بنائے, مہنگے جو ٹھیکے ہیں وہ دیے اور اپنوں کو نوازا, اور پھر اس کے بعد وہ جو پیسہ وہ ختم ہو گیا اور پھر مہنگائی میں اضافہ ہوا اور عوام کی جیبوں سے
कई गुना ज़्यादा उससे जो टैक्स है वो वसूल किया गया। तो इससे जो हुकूमतें हैं वो नहीं चल सकती। तो इन्होंने अपनी एक माशी लैंग्वेज के अंदर ये बात बता दी है और ये क्लियर मैसेज है इस मुंतखब हुकूमत के लिए भी। और इस मैसेज के साथ ही ग्रैंड अपोजिशन भी बनने जा रहा है और शायद खकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए हैं। एक तो शायद खकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से भी कुछ कहा है। उस पर आने से पहले मैं चपड़ासी जो है वो उनको कहा है, उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं जी कि शायद खकान अब्बासी ने क्या बयान दिया है। एक और ये कहते हैं कि 26 फरवरी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम अपोजिशन, तलबा, नौजवान, मीडिया बरादरी और हर तबके को दावत देंगे कि वो कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करें और अपनी सोच और मशवरा दें। इसके बाद हम आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो शायद खकान अब्बासी भी एक तो अपोजिशन अलाइंस में भी हैं और फिर उसके बाद इनकी जानिब से भी इस मुंतखब हुकूमत के अगेंस्ट ये जो एक्शंस हैं वो कुछ लिए जा रहे हैं। तो वक्त बहुत ही थोड़ा है, आलमी सतह पर भी प्रेशर डेवलप हो रहा है और अंदर से भी अच्छा खासा प्रेशर डेवलप हो रहा है। इमरान खान साहब पर भी जो सख्तियाँ की जा रही हैं उसकी भी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर मान जाए, उनसे कोई डील हासिल कर ली जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वक्त अब हमारे पास बहुत कम रह गया है। आलमी इदारे जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं और अंदर से भी जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल से निकल चुकी हैं। बज़ाहिर तो अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जितना चीज़ों को कंट्रोल करने की हमने कोशिश की, अपने हक़ में कानून बनाए, उतना ही हमारे हाथ से जो चीज़ें हैं वो निकल गई हैं। और अदलिया जिनके ऊपर थोड़ा सा भी एतमाद था वो एतमाद भी अब ख़त्म हो चुका है। चीफ जस्टिस की हैसियत एक चपड़ासी से ज़्यादा नहीं, मैं इससे भी बड़ी बात कह सकता हूँ। खैर, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी बात नहीं कहा, वो कहते हैं जी इससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं उनके लिए कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उनकी हैसियत जो है वो एक चपड़ासी से ज़्यादा नहीं है। अब शायद खकान अब्बासी साहब का जो ये स्टेटमेंट है इसको जी मोहम्मद मालिक साहब की एक ख़बर के साथ मैं कंपेयर करता हूँ और फिर आप जो है वो इसको देखिएगा कि ये जो चपड़ासी की हैसियत से ज़्यादा नहीं है ये जो उन्होंने बयान दिया, और जजिस अपने क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं जी कि जिन 5 जजिस ने जो सीनियरिटी का मामला है वो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, इनमें से एक जज साहब से मेरा रब्ता हुआ, उनसे मैंने पूछा जी कि आपको इंसाफ की तवक्को है, आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह के भी कोई इंसाफ की जो तवक्को है वो नहीं है। ये जजिस कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जजिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनको इसलिए वहाँ पर बिठाया गया कि वो इंसाफ करें, लेकिन उनको खुद ही उसी अदालती सिस्टम से जिसमें वो मौजूद है, जिसका वो हिस्सा है, उनको एतमाद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा। आम बंदे को तो आप छोड़ दें, ये जज की कहानी है। तो जज अपने चीफ जस्टिस को ये कह रहा है कि मैं आपके पास दरख्वास्त लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आपसे इंसाफ मिलेगा। ये क्यों उम्मीद नहीं है? क्या वो इंसाफ नहीं कर सकते? क्या उनको कानून नहीं आता, या वो किसी और तर्ज पर जो है वो चल रहे हैं, या वो ताकतवरों के साथ जो है कहने के ऊपर चल रहे हैं जो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। एक तरफ ये लेटर और दूसरी तरफ शायद खकान अब्बासी जो है उनका स्टेटमेंट है। तो अगर चीफ जस्टिस से ये एक्सपेक्ट उनके अपने जजिस कर रहे हैं तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, तो चीफ जस्टिस उस कुर्सी पर बैठे किस लिए? वो इंसाफ के लिए ही बैठे हुए हैं। तो वो वाला काम नहीं कर सकते, तो फिर बाकी मेरा सुप्रीम कोर्ट में सफ़ेदियाँ कराना, वो जिस तरह से सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब वो कहते हैं जी कि 26वीं तरमीम के बाद अब इतना ही इख्तियार रह गया है कि वो ये सफ़ेदियाँ हो रही हैं, इसका जायज़ा ले लें, दूसरी चीज़ों का जायज़ा ले लें, हल्फ वगैरह ले लें, बस यही उनका जो काम है वो फिर लगता है कि रह गया है। तो ये जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी जो 3 जजिस की सीनियरिटी वाला मामला है इसे चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो खैर तो कोई नहीं है इंसाफ की, बार को भी और इवन के अपने जजिस को भी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। बहरहाल ये भी एक है कि आप जो है वो एटलीस्ट हिस्ट्री में तो चीज़ें लिखी जा रही हैं, आपने ऑन द रिकॉर्ड तो चीज़ें लानी है कि हमने अदलिया से रुजू किया, हमने कोशिशें की, लेकिन अदलिया से जो इंसाफ है वो नहीं मिला। वो फिर बात की बातें हैं, पहले आपने जो कोशिश है, जो रुजू है वो तो करना है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।